आ, शानी फाउंडेशन की इस प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं एक वरिष्ठ प्रोड्यूसर, फिल्म समीक्षक श्री चौकसे जयप्रकाश चौकसे जी, जो इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं, और संजय चौहान हैं जो फिल्म राइटर हैं और कहानीकार भी हैं, वो हमें हमसे बॉम्बे से जुड़े हैं। और श्री राजेश यादव हैं जो पत्रकार और फिल्म समीक्षक दोनों ही हैं, वो हमसे गाजीपुर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत है। और सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है साहित्य और हिंदी सिनेमा का टूटता रिश्ता। क्या वजह है कि आज हमारे हिंदी सिनेमा में हमें साहित्य नजर नहीं आता? क्या वो साहित्य इस लायक नहीं है, या हमारे यहाँ के जो फिल्मकार हैं अब उसको बनाने से डरते हैं, इसे विषय उठाने से डरते हैं, कोई तरह जोखिम नहीं लेना चाहते? हालांकि एक जमाने में इस तरह के बहुत उपन्यासों पर और कहानियों पर फिल्में बनी हैं और कामयाब भी हुई, कुछ फ्लॉप भी हुई, लेकिन कामयाब भी हुई, लेकिन चर्चा भी बहुत हुई। जो फिल्म पिट भी गई उनकी भी चर्चा हुई। तो सबसे पहला मेरा सवाल चौकसे साहब आप ही से है, क्योंकि सबसे वरिष्ठ आप हैं और आपका नाता बॉम्बे इंडस्ट्रीज मेरे ख्याल से करीब 50 वर्षों से रहा है, शायद इससे भी ज्यादा। तो मैं सबसे पहले आपसे ही सवाल करूंगा कि क्या वजह है, आप बताइए। सर, मुझे तो ये लगता है कि हिंदी किताबों को खरीदने वाले पाठक नहीं रहे। प्रकाशन संस्थाएं ठप पड़ी हैं और लोगों की रुचि किताबें पढ़ने में नहीं है। और इसके भी कई कारण हो सकते हैं कि आजकल लोगों को टेलीविजन, यूट्यूब और बहुत सारी नए नए माध्यम आ गए जिससे वो जुड़ गए हैं। आज दिल्ली में प्रकाशन संस्थाएं करीब करीब सभी संस्थाएं ठप हो गई हैं। एक या दो संस्थाएं चल रही हैं। दूसरी बात लेकिन मैं क्या, आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे आपने बात की कि पाठक नहीं है, लोगों की रुचि नहीं है, किताबें नहीं खरीदते, लेकिन हम दूसरी तरफ बात करें तो हमें अक्सर बॉलीवुड से शिकायत सुनने को मिलती है कि साहब हमारे पास कंटेंट नहीं है, हमारे पास कंटेंट ही नहीं होता। मैं आपके इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं इस बात पर संजय चौहान जी के पास जाना चाहूंगा और उनसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या एक तरफ तो वहां पर रोना इस बात का होता है कि हमारे पास कंटेंट नहीं है, दूसरी बात वो किताबें पढ़ने की जहमत नहीं उठाते, तो क्या वजह है, मतलब क्या सही है? ये मैं संजय चौहान जी आपसे पूछना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो जब शुरुआती दौर में, मतलब मैं 1946 1945 की बात कर रहा हूँ, और उस दौरान जब 47 48 वगैरह में जो लोग आए थे, आप नाम देख लीजिए उनके, ख्वाजा अहमद अब्बास, कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, इस्मत चुगतई, मंटो, ये लोग लिख रहे थे, सिनेमा लिख रहे थे। इनको साहित्य की काफी तमीज और तहजीब थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पता चलता है कि मतलब हसरत जयपुरी, शकील बदायूनी, कैफी आजमी, साहिर लुधियानवी, मतलब इस तरह के दिग्गज गीतकार उस टाइम आते थे। और उस समय में लोगों को इस चीज की बहुत ही तमीज और तहजीब थी साहित्य को लेकर के, चाहे वो गुरुदत्त हो, चाहे राज कपूर साहब हो, या वी शांताराम हो। दूसरी तरफ विमल राय जब आए तो वो अपने साथ में जो टीम लेकर के आए थे कैलकाटा से, उसमें नवेंदु घोष थे, सलील चौधरी थे, उनके असिस्टेंट थे ऋषिकेश मुखर्जी। इन तमाम लोगों का लिटरेचर और इन तमाम चीजों से बहुत गहरा नाता था, जो धीरे 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 कम होता गया। उस टाइम पे फिल्में बनी और उस तरह की चीजें चली भी और उस तरह का हुआ। और अभी जो है वो, अगर उस तरह से गुलशन नंदा को ले लिया जाए तो वो अगर इनको तो उनकी सबसे ज्यादा फिल्में उनकी नावल पे बनी। तो राजेश जी, आप अभी जो मॉडर्न सिनेमा है ज्यादातर आप वही देखते हैं, उनकी फिल्म समीक्षाएं भी देखते हैं। अभी जो चौकसे साहब ने एक बात की कि लोगों के पढ़ने में रुचि नहीं है, और आपके इन्होंने संजय चौहान जी ने कहा कि एक जमाना था जब लोगों को टैलेंटेड लोग थे, उनकी बात कहने का मतलब ये है कि पढ़े लिखे लोग थे, उनको तहजीब थी, उनके पास तमीज थी, अच्छे साहित्य, अच्छी कहानी, अच्छे कंटेंट को समझने की और बनाने की। लेकिन जिस तरह की फिल्में आज बन रही है और जो आप जाते हैं, आपको क्या ये उबाऊ लगता है? आपको क्या लगता है कि जो फिल्म मैंने अभी 15 दिन पहले एक फिल्म की समीक्षा की थी, मैं दूसरी फिल्म की समीक्षा करने चला गया, तो उसमें और इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है? हालांकि एक बात को हम मेरे ख्याल से हम सभी मानेंगे कि इधर पिछले कुछ सालों में फिल्मों के साथ बड़ा अच्छे अच्छे प्रयोग होने लगे, नए नए फिल्म मेकर्स भी आ गए हैं,
और उनके विषय भी अलग होने लगे हैं। तो राजेश जी, आपका इस पर क्या सोचना है? तो आप सभी को नमस्कार। देखिए, हर पीढ़ी अपनी भाषा अपने साथ कुछ नया लेकर आती है, और ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में हिंदी साहित्य से कहानियां नहीं ली गई हैं, उन पे फिल्में नहीं बनाई गई हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जो दूसरी भाषाएं हैं, जिस तरह का एडॉप्टेड लेखन इंग्लिश की फिल्मों में, हॉलीवुड की फिल्मों में नजर आता है, उस लेवल का एडॉप्टेड लेखन हिंदी सिनेमा में आपको कम मिलेगा। अगर आप इसको मैं एक छोटे से उदाहरण के साथ समझाऊं तो जो हॉलीवुड है उसमें एडॉप्टेड लेखन इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप ऑस्कर अवार्ड की कैटेगरी देखें तो उसमें एडॉप्टेड लेखन अलग की फिल्मों नामांकित माइंड हो चाहे तो तमाम तरह की, लेकिन हिंदी साहित्य में उस लेवल का एडॉप्टेड लेखन नहीं है। कुछ फिल्में बनी, अब जैसे सत्यजीत रे ने शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद की कहानी पे ही बनाई थी। अब ये भी अगर आप देखें तो बड़े साहित्यकारों ने भी पहले फिल्मों में काम करने की कोशिश की, लिखने की कोशिश की, लेकिन वो उनको सूट नहीं किया। क्योंकि जब एक साहित्यकार किसी कृति को लिखता है तो वो ये सोच के नहीं लिखता है कि उस पर फिल्म बनेगी तो क्या होगा। एक साहित्यकार जब अपनी कहानी कहने की कोशिश करता है तो उसका ध्येय कुछ अलग होता है, वो पाठक तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है। और जब वो विजुअल पे आप आते हो तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब आप देखिए कि 90 के दशक की जनरेशन और आज के दशक की जनरेशन की भाषा में बहुत अंतर है। हिंदी इंग्लिश पे आ गई। आप अगर किसी पुस्तकालय में चले जाइए, किसी लाइब्रेरी में चले जाइए, या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे पुस्तक मेला लगा हो, तो जब आप हिंदी के स्टॉल पे जाते हैं तो आपको पुराना साहित्य तो मिलता है, लेकिन जो आज का नया साहित्य है उसमें अनुदित साहित्य बहुत ज्यादा है। मतलब ऐसे राइटर जो अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखे हैं, या कुछ राइटर ऐसे भी जो बहुत पॉपुलर हैं लेकिन उसको साहित्य समाज अपना नहीं मानता उस लेवल पे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। तो बेसिकली यूथ की भाषा के हिसाब से हमारे निर्माता और हमारे डायरेक्टर चलते हैं। अब उस यूथ की भाषा में कहाँ डिफ्रेंशिएशन आता है हिंदी साहित्य को लेके, वो मेरे ख्याल से जब चौकसे जी उस पर मेरा ख्याल है राजेश, इसको चौकसे साहब ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि वो लगातार एकदम से उस जनरेशन से भी जुड़े हुए हैं। जैसे राज कपूर साहब के साथ में चौकसे जी का बहुत लंबा वक्फा गुजरा है, उसी के साथ साथ वो प्रेजेंट में भी उसी तरह से जुड़े हुए हैं। सलीम जावेद साहब के साथ में पूरा का पूरा उनका बहुत अच्छा रिश्ता है, और नई जनरेशन के साथ में भी वो कहानियों को लेकर के भी बहुत गूढ़ी बातें करते हैं। मेरी कई बार उनसे मुलाकात हुई, वो नई नई फिल्मों के लेकर के कुछ नई चीजें कहते हैं। तो मुझे लगता है चौकसी साहब अगर आप कुछ इस बारे में बोलें तो। नहीं, जैसे आपने बात की, शैलेंद्र ने फणीश्वरनाथ रेणु की तीसरी कसम बनाई जी, 30 पेज की कहानी है, हाँ, और नवेंदु घोष ने 3 घंटे की फिल्म लिखी है। जी, जी, और हर दृश्य फिल्म का मूल कथा के किसी ना किसी वाक्य से प्रेरित है। जी, यहाँ तक कि फिल्म में जितने गाने हैं उनके जी, मुखड़े भी रेणु हाँ, साहब ने लिखे हैं। जी, तो केवल उस पिक्चर का एक गाना है, ये तूने कैसी दुनिया बनाई, हाँ, जो रेणु की किताब में नहीं है, जी, लेकिन ये महुआ पटवारन घटवारन का गीत है। जब गीत गाया जाता है तो हाँ, हर 2 पंक्ति के बाद हीरामन महुआ या, घटवारन की कहानी सुनाता हुआ चलता है। जी, जी, तो जी, ये तीसरी कसम मेरी दृष्टि से जी, साहित्य प्रेरित सबसे अच्छी फिल्म है। जी, अब देखिए, जब न्यू थिएटर्स की स्थापना हुई कलकत्ता में, तो जी, पहले आधा दर्जन फिल्में नहीं चली उनकी। जी, रविन्द्रनाथ टैगोर उस कंपनी के परामर्शदाता थे, तो जी, उनके नाटक नौठे पूजा पर फिल्म बनाई गई, जी, वो सबसे ज्यादा असफल रही। हाँ, तब टैगोर, हाँ, तब टैगोर साहब ने सुझाव दिया हाँ, कि शिशुर भादुड़ी का नाटक सीता है, उस हाँ, पर फिल्म बनाएं, और हाँ, एंडरसन कंपनी के जो कलाकार हैं, जी, पृथ्वीराज कपूर और दुर्गा खोटे, इनको राम और सीता के रोल में लिया जाए। जी, तो सीता इतनी बड़ी हिट हुई जी, कि उसकी कमाई से देवदास, विप्रदास, तमाम साहित्य आधारित फिल्में न्यू जी, थिएटर्स में बनी हैं। और जी, इसी न्यू थिएटर्स के, जैसे आपने बताया, बिमल राय वगैरह जी, आए। बिमल राय ने भी साहित्य आधारित फिल्में बनाई हैं।
सत्यजीत रे ने अपने जीवन में कंचनजंगा को छोड़ के सब फिल्में साहित्य आधारित है। सिर्फ कंचनजंगा उनकी अपनी लिखी कहानी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। मैं वो बॉलीवुड के एक बहुत बड़े डायरेक्टर है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ इस वक्त, लेकिन उन्होंने एक बड़े पते की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अच्छी फिल्म बनाने के लिए स्वतंत्र रूप से लिखा जाना जरूरी है। अगर आप किसी साहित्यिक कृति पर फिल्म बनाने की कोशिश करते हो, कृति कितनी भी अच्छी हो, तो हो सकता है कि उस पर बहुत अच्छी फिल्म ना बने, और ये भी हो सकता है कि जो फिल्मकार है वो उसके साथ न्याय ना कर पाए। तो इससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, ये बात से मैं बहुत सहमत हूँ। अभी रिसेंटली यूट्यूब पर ट्रॉफा का एक बयान भी आया है। उनका कहना है कि फिल्म बनाने के लिए कहानी की जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हर बिंब बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ कहता है। और इस पर भी कई फिल्में बनी हैं। जैसे एक फिल्म है ब्लो अप, अमेरिकन फिल्म ब्लो अप, सॉरी यूरोपियन फिल्म। वो यही कहना चाहती है कि आपको कथा की कोई जरूरत नहीं है। उसमें मैं आपको 10 सेकंड में उसका कथा सार सुनाता हूँ। एक बगीचे के अंदर एक आदमी को, एक फोटोग्राफर है, उसने झाड़ियों के पीछे लाश देखी, फोटोग्राफ लेके घर आया, ब्लो अप किया तो उसको लगा ये तो किसी मनुष्य की लाश है। वो पुलिस लेके वहां गया, कोई लाश नहीं मिली, बहुत ढूंढने की कोशिश की, कोई लाश उसको नहीं मिली। तो कई दिन तक तलाश चलती रही। फिर एक दिन वो उसी बगीचे में गया तो उसने देखा 4 लोग टेनिस खेल रहे हैं, ना किसी के हाथ में बल्ला है ना कोई बॉल है, पर तमाम अदाकारी ऐसी की जा रही है जैसे गंभीरता से टेनिस खेला जा रहा है। तो ब्लो अप फिल्म में डायरेक्टर यही कह रहा है कि कोई कथा की आवश्यकता फिल्म के लिए है ही नहीं। संजय जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि अभी जो चौकसी साहब ने बात की और जिसका उन्होंने उल्लेख किया, तो जिनका कहना है कि फिल्म के लिए आपको कथा की जरूरत ही नहीं है, कहानी की जरूरत नहीं है। आप तो लेखक हैं, फिल्मों में लिखते रहे, आपको अवार्ड भी मिला है, तो आप क्या इस बात से कितने सहमत है कि कहानी की क्या वाकई जरूरत नहीं होती? देखिए वो ट्रूफो की थ्योरी है, वो ट्रूफो का मानना है। मतलब ये सबका मानना हो ये जरूरी नहीं है। ट्रूफो उसी तरह की फिल्में बनाते थे और उसी तरह की फिल्मों का वो करते थे। मुझे लगता है कि बगैर एक सुर के आप है ना गाना नहीं गा सकते, वो लगना जरूरी है आपका। तो कहानी की जरूरत तो है ही, बगैर उसके आप नहीं कह सकते कुछ है। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि साहित्य और सिनेमा तो अलग अलग विधाएं हैं। अगर आप एडॉप्शन की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि साहब बीबी और गुलाम से बेहतर एडॉप्शन किसी ने किया है। बिमल रॉय साथ में पूरे टाइम जुड़े रहे थे गुरुदत्त के, उन्होंने ही अडॉप्ट किया है। और अगर आप नॉवल पढ़े, और मैं स्टूडेंट्स स्क्रिप्ट राइटिंग स्टूडेंट से कहता हूँ कि आप पहले नॉवल पढ़ो, फिर साहब बीबी गुलाम देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे अडॉप्ट की जाती है फिल्म। सर ये अबरार अलवी की लिखी पटकथा है। जी 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 की पटकथा है। और 800 पेज का नॉवेल है, जिसमें पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स बातें बहुत कही हैं। पर अबरार अलवी ने केवल बीबी की ट्रेजेडी पकड़ी कि एक औरत अपने पति को घर रखने के लिए शराब पीना शुरू करती है, पति सुधर जाता है, पर वो शराब की लतियड़ हो जाती है। सिर्फ इस पर कॉन्सेंट्रेट किया है अबरार अलवी ने और गुरुदत्त ने। जी तो साहब बीबी गुलाम इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स। राजेश जी, आपके पास आता हूँ। आपसे मेरा एक सवाल ये है कि जैसे उन्होंने कहा कि हमें कथा की जरूरत नहीं है, और आपने उसके पहले आपका ये भी कहना था कि हर दौर की अपनी खूबियां होती हैं, उसकी कमियां होती हैं। तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि चलिए हम साहित्य को हटा देते हैं कुछ देर के लिए यहाँ से, तो आप आज की फिल्मों को उसके कंटेंट के हिसाब से किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि फिल्में कितनी अच्छी हैं या कितनी खराब और क्यों हैं? देखिए, पूरे हिंदुस्तानी फिल्म के इतिहास में सफल फिल्मों का प्रतिशत 10 से अधिक किसी वर्ष नहीं रहा। 90% फिल्में हमने हमेशा असफल बनाई हैं। इसके बावजूद ये तो चलता चला जा रहा है। अभी जो स्काई पिंक रिलीज हुई थी प्रियंका की, वो भी एक पब्लिश स्टोरी पे फिल्म बनी है। स्काई पिंक, प्रियंका चोपड़ा, वो एक पब्लिश स्टोरी पर फिल्म बनी है।
छोटा सा नॉवेला है, रियल लाइफ वाला। हाँ या एग्जैक्टली। और ये शेक्सपियर पे हिंदुस्तान में पहली फिल्म किशोर साहू ने बनाई है, हैमलेट। ये 1951 की फिल्म है, हैमलेट बनाई है। और जैसा ओरिजिनल प्ले वर्ष में लिखा गया है ना, किशोर साहू की फिल्म में संवाद सब वर्ष में है जी, सब वर्ष में संवाद उन्होंने रखे हैं। अब किशोर साहू के बाद सीधे विशाल भारद्वाज ने सबसे अधिक फिल्में शेक्सपियर प्रेरित बनाई हैं। उन्होंने मेरे ख्याल से विशाल भारद्वाज ने तो पूरे का पूरा शेक्सपियर को निचोड़ के रख दिया। मेरे ख्याल से तो बस जखीरे भी खत्म हो चुका है। लेकिन उनके गुरु जो है गुलजार साहब, उन्होंने अंगूर बना दी, इसलिए वो अंगूर नहीं बना पाए। अंगूर पे एक और फिल्म बन चुकी है बहुत पहले। जी जी, हाँ, गुलजार की आंधी देखिए ना, वो भी साहित्य फिल्म है। जी जी, लेकिन विशाल भारद्वाज में कुछ चीजों की चूक हुई है, जैसे ओंकारा ऑथेलो पर है। ऑथेलो श्वेत लोगों के देश में अश्वेत सेनापति है और बहुत बहादुर है, लेकिन जब उसकी शादी एक श्वेत स्त्री से होती है तो सारा झगड़ा शुरू हो जाता है। पर ओंकारा का पहला दृश्य ये है कि अजय देवगन ने एक जाति भी बारात को लूटा, या आपने उसको लुटेरा बना दिया। ओरिजिनल में वो बहुत बड़ा योद्धा है भैया। तो ऐसी चीज कई जगह हुई है। जी जी, राजेश आप कुछ कह रहे थे, सॉरी हम लोग बीच में। सिर्फ इतना कहना है कि सर शेक्सपियर के साहित्य पे कुछ बेहतरीन फिल्में बनी जैसा आप लोगों ने जिक्र किया, लेकिन हिंदी साहित्य से अगर कहानियों को उठाने की बात की जाए और उस लेवल का एडॉप्टर तो बहुत कमजोर रहा है। मतलब अगर मैं एक उदाहरण दूं, जो मैंने जो साहित्य थोड़ा बहुत पढ़ा है, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है पद्मावत, जब आप उसको पढ़ते हैं तो वो फीलिंग, और जब आप फिल्म देखकर बाहर निकलते हैं तो बड़ा मतलब ऐसा है कि आपको लगता है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने जिस चीज को टच किया वो कहीं दिख नहीं रहा है। बिल्कुल ठीक। वीरा वेदना या शौर्य जो भी कह लीजिए, जो उनके काव्य में है वो मतलब संजय बंसाली की फिल्म में गायब था। ठीक है, उसमें श्रृंगार जौहर ये सब दिखाया गया है। नहीं, अगर उस तरह से देखा जाए तो फिर देवदास तो जो है वो ऐसा लगता है कि शरद भाई पटेल ने लिखी है। देखिए हमारी फिल्म का, हमारे इंडस्ट्री की, खासकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की विडंबना ये है कि आप देखिए एक तरफ अगर आप बांग्ला फिल्मों को देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि वहां पर कंटेंट जो होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है। बांग्ला फिल्मों को देख के, या अगर मैं बात करूं तो इवन मराठी फिल्मों को भी देख के आपको उस समाज के बारे में, उस तबके के लोगों के बारे में कुछ जानकारी मिलती है, आपको कुछ समझ में आता है, जबकि ऐसा बॉलीवुड के साथ नहीं होता। और दूसरी बात जो मुझे सबसे ज्यादा खटकती है और अफसोस भी होता है कि मेरे ख्याल से अभी तक बॉलीवुड में कोई भी बेहतर पीरियड फिल्म नहीं बनी आज तक। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये पीरियड फिल्म बन गई है और शानदार फिल्म बनी है। आप उदाहरण दे सकते हैं, साहब मुगले आजम लोग बोल देते हैं, लेकिन मुगले आजम कोई पीरियड फिल्म नहीं, वो काल्पनिक फिल्म, ड्रामा है। तो आपको वो भी नजर नहीं आता है। जी चौक साहब, आगा जान कश्मीरी का एक नाटक है, उसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। कोई अनारकली नामक नायिका गायिका वहाँ हुई नहीं है। तो वो तो मुझको पूरी तरह से काल्पनिक फिल्म है। तो इतिहास आधारित देखिए, सोहराब मोदी ने भी बहुत फिल्में बनाई हैं, पुकार बनाई है, सिकंदर बनाई है। तो सोहराब मोदी की फिल्में कुछ हद तक इतिहास के साथ न्याय करती हैं। जैसे शांताराम जी की उदय काल जो है वो भारतीय इतिहास के साथ न्याय करने वाली फिल्म है। शांताराम जी ने देखिए बहुत कमाल की फिल्में बनाई हैं। और शांताराम जी का और ख्वाजा अहमद अब्बास का किस्सा आपको मालूम ही है कि ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपने कॉलम में शांताराम की फिल्म की बुराई कर दी, तो शांताराम जी ने उनको स्टूडियो इनवाइट किया कि भैया फिल्मों पे लिखते हो, फिल्म की शूटिंग देखो आके लगातार, समझो ये विधा कैसी है। ट्रॉली पर रख के जब मैं शॉट लेता हूँ वो और स्थिर खड़े आदमी का क्लोजअप, जमीन आसमान का अंतर है। तो अब्बास साहब ने कई दिन तक स्टूडियो में देखा और फिर डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी स्क्रिप्ट लिखी, जिसमें शांताराम जी ने फिल्म बनाई।
और एक रिवर्स ट्रेडिशन भी हुआ सर कि सफल फिल्म के बाद उपन्यास लिखे गए। खुद अब्बास साहब ने डॉक्टर कोटनीस फिल्म के बाद एक उपन्यास लिखा, द वन हु डिड नॉट कम बैक। ऐसा भी हुआ है, अच्छा, रिवर्स भी हुआ है कि सफल फिल्म के आधार पर लिखा है। लेकिन फिल्मों के मामले में गोविंद निहलानी की तमस को याद कीजिए आप, जी तमस को याद कीजिए आप कि वो सहानी की कहानी है, और तमस मुझे लगता है बहुत ही पावरफुल फिल्म बनाई है गोविंद निहलानी ने। जी राजेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे अभी? नहीं, मेरा सिर्फ वही कहना कि डॉक्टर लेखन की बात है, तो जो साहित्यकार को लिख के गया है, जो शब्दों को जब उसको विजुअल में लाया जाता है, तो वो जो उसकी आत्मा है, जो कहानी की आत्मा है, अगर उसका पिक्चराइजेशन उस लेवल का आ गया तब तो बेटर है। अदरवाइज तो भाई ठीक है, आपने बनाया तो भी अच्छा, नहीं बनाया तो भी अच्छा। नहीं, जैसे मुझे लगता है कि डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी उस मामले में काफी लकी रहे कि उन्होंने अमृता प्रीतम के पिंजर बनाई और फिर काशी कांति बनाई काशीनाथ सिंह के उसमें। लेकिन ये बहुत, वो इसलिए मैं कहता हूँ वो लकी है क्योंकि अमृता प्रीतम ने एक फ्रेम नहीं देखा, ना स्क्रिप्ट देखी, ना कुछ देखा, ना काशीनाथ सिंह ने। उन्होंने कहा यार ये विधा अलग है, सिनेमा की विधा अलग है, ये चीज है, आप इस पे बना रहे हो, मेरे को आप पे ट्रस्ट है। सो वो फिर उन्होंने एडॉप्शन जो किया है या वो चीजें करी, वो लगभग उसी लेवल पे लेकर के आए। और उसमें देखिए कि गुलजार साहब से गाने लिखवाए पिंजर में, क्योंकि उन्हें मालूम था ये पंजाब को वो ही समझ सकते हैं, है ना। तो वो करके और जगजीत सिंह से म्यूजिक करवाया उन्होंने। सो हाँ, इस्माइल श्रॉफ और आइवरी मर्चेंट, सारी फिल्में साहित्य प्रेरित है उनकी। हाँ, रूथ पवार जवावाला उनके साथ में थी पूरे टाइम। उन्होंने सारे रूथ उतनी टैलेंटेड राइटर है जितने नवेंदु घोष है। चौकसी साहब, ये एक बात बताइए आप कि क्या हम जो अभी तक बातचीत हुई है, क्या उससे हम इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि हिंदी फिल्म में जो फिल्मकार हैं, निर्माता हैं, निर्देशक हैं, इवन कलाकार को भी मैं गिन लेता हूँ, उनका हिंदी साहित्य से या फॉर दैट मैटर किसी भी साहित्य से कोई लेना देना नहीं, सब एक फॉर्मूले के तहत काम कर रहे हैं। सच बात है, बिल्कुल। वो पढ़ते ही नहीं है वो पढ़ते ही नहीं किताबें भाई। फिरोज, क्या है कि अभी की भी जो जनरेशन आई है, चौकसी साहब तो खैर बहुत ही टच में रहते हैं बिकॉज ही इज इनटू डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो, तो सबसे पहले वही देखते हैं, उसके बाद में बता देते हैं कि चलेगी नहीं चलेगी, तमाम तरह की चीजें। अभी के जो यंग डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, एक्टर्स हैं, ये है उनका लिटरेचर से वाकई कोसों तक के संबंध नहीं है। अधिकतर बाहर से पढ़ लिख करके आए हैं, तो वो पता पड़ा वेब सीरीज तो उन्होंने सारी देखी होंगी, और बाहर की फिल्में पूरी की पूरी देखी होंगी, लेकिन हिंदी की भी पुरानी फिल्में राज कपूर साहब की या गुरुदत्त की उन्होंने नहीं देखी। उनसे बात करें आप तो उनको नहीं पता चलता। सो वो एक है, उनके साथ में है, उस तरह का है। फिर भाषा की बहुत दिक्कत है, अधिकतर चूंकि बाहर से पढ़ के आए, अंग्रेजी मीडियम के पढ़े हुए हैं, तो हिंदी उनको लगभग नहीं आती। एक बहुत बड़े एक्टर हो चुके हैं अभी, उनकी जो पहली डेब्यू फिल्म थी वो बहुत बड़े एक्टर के बेटे हैं। पहली डेब्यू फिल्म में उनको एक शेर बोलना था, इस सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा, हाथ में तलवार है और कत्ल भी नहीं करते। उन्होंने शेर इस अंदाज में पढ़ा था, इस सादगी पे कौन ना मर जाए, ए खुदा हाथ में तलवार है और कत्ल भी नहीं करते। तो आप सोच लीजिए कि मतलब वहां पे डायरेक्टर भी होंगे, हो सकता उस टाइम पे तो सेट पे राइटर भी हुआ करते थे, किसी ने करेक्ट नहीं किया, किसी ने करेक्ट नहीं किया, तो वो चला और है। अरे आप तो फिर भी करेक्शन की बात कर रहे हैं, उन्होंने बोल तो दिया, लेकिन यहाँ तो मेरे ख्याल से कई हीरो और हीरोइन ऐसी हैं कि जिनको हिंदी आती ही नहीं है, नहीं आप बोल ही नहीं सकते। नहीं, आप सोचिए कि राजनीति में जब कैटरीना कैफ ने खुद डबिंग करी तो ये प्रमोशन हुआ है कि कैटरीना ने अपने डायलॉग खुद बोले। अब हिंदी फिल्म के डायलॉग उन्होंने खुद बोले, मुझे नहीं लगता कि स्पेनिश फिल्म में किसी को ऐसा बोलना पड़ता हो कि भैया स्पेनिश के डायलॉग नहीं बोले। राजनीति की पब्लिसिटी ये हुई थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके बेटे की कहानी है, ये पब्लिसिटी की गई शुरू में, और यहाँ तक कि उसके हीरो को अंधेरी लोकल ट्रेन में बैठाया गया जैसे राहुल गांधी बैठे थे। जी 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 जी। सच बात ये, उन्होंने गॉडफादर मार के बनाई है यार। बिल्कुल गांधी फैमिली। अब वो उन्होंने कहा था कि महाभारत है महाभारत, लेकिन वो गॉडफादर की सीधी कॉपी है। सर एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे अडॉप्टेशन में मुझे
तीसरी कसम श्रेष्ठ लगती है। इसके टक्कर में विजय आनंद की गाइड भी है। हाँ। गाइड का उपन्यास बहुत साधारण उपन्यास है यार, कोई दम नहीं है उसमें। हाँ। लेकिन गाइड विजय आनंद ने बहुत कमाल की फिल्म बनाई। और उन्होंने लेकिन एक ये बात भी है कि इस फिल्म, जब उनकी फिल्म पर, लक्ष्मण साहब के नॉवल पर ये जब फिल्म बनी थी और जब सहमति हो गई कि फिल्म बनाए, जब फिल्म बन रही थी लक्ष्मण साहब बहुत नाराज थे। उन्होंने इस फिल्म को डिसोन कर दिया था। उन्होंने कहा ये मेरा नॉवल है ही नहीं। जी हाँ, जी हाँ, जी नाराज थे वो। नहीं, क्योंकि जो अंग्रेजी स्क्रिप्ट है उसकी, वो किसी और ने लिखी थी और विजय आनंद ने मना कर दिया था कि मैं उस पर नहीं बनाऊंगा, मैं अपनी बनाऊंगा। So he wrote himself actually. That's the difference. एक्चुअली क्या हुआ, पिक्चर की शूटिंग शुरू हुई तो चेतन आनंद हिंदी के डायरेक्टर थे और परलेस बैक के जो साथी आए थे वो अंग्रेजी डायरेक्ट कर रहे थे। तो चेतन आनंद ने 8 दिन बाद काम छोड़ दिया कि मैं उनके साथ काम नहीं कर सकता। तो विजय आनंद को आमंत्रित किया। तो विजय आनंद का, तो भैया इनको इनके अंग्रेजी फिल्म बना लेने दो, पूरी बना लेने दो, तब तक मैं बैठ के गाने बनाता हूँ। फिर फिल्म की दोबारा शूटिंग की गई। गाइड की पूरी शूटिंग हिंदी वर्षन की दोबारा विजय आनंद की तैयारी के बाद हुई है। ये बड़ी दिलचस्प बात आपने बताई। हाँ, तैयारी के बाद हुई है। और विजय आनंद ने सबसे पहले अपना रिवाइज स्क्रिप्ट देवानंद से पहले शैलेंद्र को सुनाया और शैलेंद्र से कहा कि ये मैं इसमें कम से कम 8-10 गाने रखना चाहता हूँ। तो उसी वक्त शैलेंद्र ने जो मुखड़ा दिया वो रोजी कैरेक्टर को डिफाइन करता है। तोड़ के बंधन बांधी पायल, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का। मुझे इस गाने से तो मुझे एक और किस्सा भी याद आ रहा है चौकसे साहब। ये जब फिल्म तैयार हो गई थी, बन गई थी, तो एडिटिंग के दौरान उन्होंने देवानंद को ये गाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था और उन्होंने कहा था कि ये गाना हटा दो, ये गाने को नहीं रखना है। तो इसको लेके जो फिल्म के निर्देशक और जो बाकी लोग थे वो लोग बड़े मायूस से हो गए और उन्होंने फिर ये शर्त लगा दी कि काम करते हैं, ये पूरी जो हमारा पूरा क्रू है 100-150 लोगों का, उसके सामने हम ये पूरे का पूरा गाना रखते हैं और अगर वो भी सहमत हो जाते हैं इस बात पर कि हाँ इसको हटा देना चाहिए तो हम इसको हटा देते हैं। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा गाना वहां पर पूरे क्रू के सामने उन्होंने भी सुनवाया, सामने दिखाया और एक ने भी नहीं कहा कि खराब है, सबने कहा जी बहुत अच्छा है। हैरानी की बात यह है कि तब भी देवानंद तैयार नहीं थे, हालांकि मेरे ख्याल से बड़े डेमोक्रेटिक इंसान रहे होंगे, इसके बावजूद बिल्कुल उनको पसंद नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है अगर आप सब लोग चाहते तो कहते, लेकिन अभी भी मेरी यह राय है कि ये बेकार है। और उसके बाद तो फिर वो गाना इतना हिट हुआ जैसे कि आपने बताया, फिर वो तो इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। हाँ, ये हमारे यहाँ बहुत होता है। ये देखिए क्या होता है, फिल्म बनने के पहले प्रीव्यू थिएटर में शो रखे जाते हैं, कई लोगों को दिखाई जाती है फिल्म। प्रीव्यू थिएटर में बैठा हुआ आदमी, उसको पिक्चर अच्छी लगती है, वो प्रशंसा भी करता है समझ। लेकिन 50 आदमी का प्रीव्यू थिएटर और 500 का जो बड़ा थिएटर होता है, इसकी प्रतिक्रिया में अंतर आता है, बहुत अंतर आता है। मैं इतना बताऊं आपको, मेरा तजुर्बा है कि मैंने कुछ फिल्में देखी है जब उसमें 5 या 6 दर्शक थे, मजा नहीं आया। वही फिल्म मैंने बाद में 500 दर्शक वाले थिएटर में देखी, बहुत मजा आया। ये जो सामूहिक अवचेतन है ना, ये बहुत ही रहस्य है। आज तक मेरे को शायद ये भी होता है, एक माहौल का भी फर्क पड़ता है, माहौल का ही फर्क पड़ता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप घर पे आजकल आप बड़ा सा आपके पास टीवी है, उस पर आप फिल्में देख रहे हैं, लेकिन उसमें आप उसको इतना एंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि दुनिया भर का डिस्टर्बेंस हो रहा है। आपका फोन भी आ रहा है, या लाइट भी जल रही है, कोई आ भी रहा है, कोई जा भी रहा है। और वही चीज जब आप हॉल में एक अंधेरे में बैठे हैं तो आपका जो पूरा 100% जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो पूरे पर्दे पे ही होता है, आप कहीं इधर उधर भटकते नहीं। तो इसका ये भी एक रीजन हो सकता है। जी संजय जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं वो जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, क्योंकि इसलिए स्क्रिप्ट राइटिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि भाई आप ऐसा लिखें कि जो दर्शक से थोड़ा सा आगे हो, क्योंकि जब वो एक साथ बैठ करके देखते हैं तो उनका जो IQ है वो ये माना जाता है कि वो लगभग 10 से 12 से 15% बढ़ जाता है ग्रुप में, सिनेमा हॉल में। और इसलिए वो आपसे आगे की वो देख लेता है, अरे इसके बाद में ये होगा। कई आप पुरानी फिल्मों में देख लीजिए, वो उठ करके चले जाते थे क्योंकि अब उनको मालूम है गाना आने वाला। देखिए अमेरिका में फिल्म बनाने के बाद वो किसी कस्बे में विदाउट पब्लिसिटी फिल्म रिलीज करते हैं और फिल्म मेकर कहता है
ऑडियंस का रिएक्शन स्टडी करता है और फिर आवश्यकता के अनुसार सुधार किया जाता है फिल्म में। आपको बताऊं मैं, ग्राहम ग्रीन को, इतना बड़ा लेखक ग्राहम ग्रीन, उसको स्टूडियो ने अनुबंधित किया थर्ड मैन लिखने के लिए, थर्ड मैन पिक्चर लिखने के लिए, जिसको चरबा हमारे यहाँ नाम फिल्म से के नाम से बनाया गया, संजय दत्त कुमार गौरव नाम से। तो ग्राहम ग्रीन जैसे प्रसिद्ध लेखक को भी स्टूडियो में हाईएस्ट पेरोल पर रखा गया है। अमेरिकन स्टूडियोज में साहित्यकारों को बहुत ऊंचे वेतन पे रखा जाता है और उनको कोई स्पेसिफिक काम नहीं दिया जाता, काम नहीं करने के भी वैसे दिए जाते हैं, लेकिन साहित्यकार की मौजूदगी जरूरी है। और हमारे यहाँ पता चला कि पढ़ा लिखा आदमी है, अरे छोड़ो ना यार इसको। आपकी इस बात से जैसे संजय चौहान बड़े खुश हो रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि काश कुछ इसी तरह का ट्रेंड यहाँ भी शुरू हो जाए तो मजा आता है। नहीं बिल्कुल, लेकिन जैसे साहिर साहब थे, साहिर साहब जब गाने के लिए ट्राई कर रहे थे, गाना लिखने के लिए प्रोड्यूसर से मिलते थे, वो लोग तलखियां उनका आ चुका था और काफी फेमस था। उन्होंने कहा नहीं आप शायर बहुत अच्छे हैं, फिल्मों में शायद आप नहीं चल पाएंगे। उनको मना कर दे। तो वाकई यहाँ पे जो चौकसी साहब कह रहे हैं कि अगर वो उनको पता चला ये यार ये बहुत पढ़ा लिखा है तो कहेंगे यार ये ट्रबल ज्यादा देगा यार। हाँ, ये सवाल बहुत पूछता है, सवाल बहुत पूछता है। राजेश जी मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि आजकल देखिए वेब सीरीज का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, वेब सीरीज बन रही है दुनिया भर की, और इस बीच हम देख रहे हैं कि कई वेब सीरीज ऐसी हैं, जैसे आप तो यूपी से आपका संबंध है और फिल्मों से भी संबंध है, तो जाहिर है वेब सीरीज से भी संबंध है, वही इसका भी एक सही है वो। तो हम आपका जो आपका राज्य है यूपी, उसको वैसे तो अखबारों में और टीवी में देखते ही रहते हैं वहाँ क्या हो रहा है क्राइम वगैरह का, लेकिन वेब सीरीज में भी आप देखिए तो कुल मिला के वो जो कस्बे दिखाए जा रहे हैं, वहाँ जो लोग दिखाए जा रहे हैं, वहां पर लगातार हिंसा दिखाई जा रही है। आप इस बात से कितना सहमत है? क्या यही सच्चाई है कि यूपी में सिर्फ हिंसा होती है, गुटबाजी होती है, तमंचे चलते हैं, कट्टे चल रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं? ये कितना सहमत है आप इससे, इस तस्वीर जो तस्वीर पेश की जा रही है? रेप से मेरा बहुत ज्यादा वास्ता तो नहीं रहा ना, जो चर्चित वेब सीरीज हैं उन पे कर सकते हैं। देखिए क्राइम तो आज की डेट में हिंदुस्तान में लगभग हर बड़ी जगह पे है। अगर आप यूपी की बात कर रहे हैं तो हाँ, यूपी के कुछ जिले हैं जो जिनमें क्राइम एक जमाने में बहुत जबरदस्त रहा है, और आज का जो टाइम है उसमें क्या होता है कि जब क्राइम और फिक्शन, क्राइम को अगर आप एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाके अगर कोई फिल्मकार फिल्म बनाता है तो वो दर्शक का ध्यान रखता है, वो बोली जो भाषा का और टच लाता है। वो तो जो मेरी समझ है कि जब भी आप लोकल कहानी उठाएंगे और लोकल भाषा को उठाएंगे तो वो दर्शक तक पहुंचती है। अब ये अलग बात है कि यूपी के क्राइम को बाहर के लोग कैसे देखते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश में एक जिला है बैतूल, यहाँ पे महिलाओं से अच्छे क्राइम होते हैं। अब किसी फिल्मकार ने बैतूल में जो क्राइम हो रहा है, जो रेप के इंसिडेंट हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, और कोई विभत्स घटना उठा के उस पर अगर कुछ बनाए तो इससे ये नहीं हो जाएगा कि एमपी में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन हाँ, बैतूल एक जगह है जहाँ पे क्राइम है। उसी तरह से यूपी के पॉकेट में कहीं कहीं क्राइम है। और अच्छी बात मैं ये कहूँगा कि जो अब सिनेमा के लोग यूपी से निकले हुए हैं या जो बाहर के हैं, अगर वो रियलिस्टिक सिनेमा बनाने की कोशिश करते हैं तो एक अच्छी बात है। ठीक है, हमारे साहित्यकार वहां तक नहीं पहुंच पाए करंट में, लेकिन हमारा सिनेमा वहां पहुंचा, बहुत अच्छी बात है, चर्चा होती कम से कम इसी बहाने। क्राइम कहाँ नहीं है, क्राइम है, यूपी में है, मैं स्वीकार करता हूँ यूपी में क्राइम है। देखिए एक फिल्म बनी थी गैंग्स ऑफ वसाईपुर, गैंग्स ऑफ वसाईपुर फिल्म बनी थी। तो उसमें जो वसाईपुर जगह बताई गई थी, उसमें रहने वाले सारे लोग एक ही मजहब के हैं, मुस्लिम है, वहां एक भी हिंदू नहीं रहता, और सारे के सारे अपराधी हैं। ऐसा दृष्टिकोण भी फिल्मों के माध्यम से जाहिर किया गया है। ये हमारे यहाँ तो देखिए फिल्म के माध्यम से ये होता है कि अगर मुसलमान है वो, तो आप देखेंगे कि वो स्कल कैप लगाए रहेगा, उसके गले में ताबीज बना रहेगा और वो लुंगी पहना रहता है। अगर वो क्रिश्चियन है तो वो खासकर लड़की रहेगी तो वो भी एक क्रॉस पहनेगी
और वो फ्रॉक पहनी रहती हैं, स्कर्ट या फ्रॉक पहनी रहती हैं, तो वो तो खैर स्टीरियोटाइप को बना दिया। हालांकि मैं सिर्फ फिल्म को इस मामले में दोषी नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आजकल हम न्यूज चैनल के डिबेट में देखें और अगर इसी मुद्दे पे बात चल रही है कुछ लेके, तो आप देखेंगे कि जो मुसलमान वहां पर जो आते हैं बात करने, तो हमेशा वो टोपी लगाए हुए और अचकन या शेरवानी पहन के वही बैठते हैं। उसमें एक नॉर्मल मुसलमान नहीं बैठा, वहां पर फिरोज नहीं दिखेगा आपको। वो उसका बहुत ही जरूरी है कि उसकी दाढ़ी होगी, उसने एक टोपी पहन रखी होगी और अचकन पहन रखा होगा। तो इसलिए हम थोड़ा सा, हमें मेरे ख्याल से सीधे सीधे हमें हिंदी फिल्म को दोष नहीं देना चाहिए, इसके मामले में हमारा मीडिया भी उतना ही दोषी है। आई एग्री विद यू, सब बहुत लोग दोषी हैं इसमें। मेरे ख्याल में प्रशांत कह रहे टाइम हो गया है जी। अब 4 मिनट रह गए हैं हमारे पास, मुश्किल से मेरे ख्याल से 3 मिनट रह गए हैं। मैं एक बार फिर उस पुराने विषय पे आपके एक एक पंक्ति में 2 मिनट एक सेकंड, एक जानकारी मेरे लिए बहुत आवश्यक है। ये जो सानी साहब कंडक्ट कर रहे हैं, ये गुलशेर खान सानी साहब के ग्रैंडसन है क्या? नहीं सर, मैं उनका ग्रैंडसन नहीं हूँ, उनका सन हूँ मैं। अरे वाह, गुलशेर अहमद सानी से मेरी बहुत अच्छी मित्रता थी और उनकी काला जल पे दूरदर्शन में फिल्म बनी है, सीरियल बना था उसका। हाँ सीरियल बना है। और उनकी एक कथा को मैं खरीदना चाहता था, मैंने पत्र व्यवहार किया था, उन्होंने मुझे भोपाल बुलाया था, वो कला सचिव थे और हमारे बीच में उस बारे में बहुत लंबी चौड़ी बातचीत भी हुई थी। तो आपने सांप और सीडी के राइट खरीदे थे, सोनार फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, और वो कागज मेरे पास आज भी रखा हुआ है, आज भी फाइल में रखी है वो आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, आप इस लोग का इस चर्चा में जुड़े, और हम उम्मीद करते हैं आगे भी हम इसी तरह से विषय उठाते रहेंगे। हालांकि ये विषय इतना बड़ा है कि इस पर हम लोग घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन चूंकि समय की हमें यहाँ कमी है, इसलिए हमें इस चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। अगली बार हम फिर मिलेंगे, फिर एक कोई नया विषय उठाएंगे। फिलहाल के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Loli, I'm over. Done with.